Hello students, I hope that you all are fine and I believe that all of you are regularly increasing your knowledge by studying your book. So today we are going to start the explanation of chapter number 5 in geography of class 7. In the last lecture we have started this chapter, the atmosphere, and we have discussed about the atmosphere, about the composition of atmosphere, about the structure of the atmosphere, in which there are 4 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. And thermosphere is again divided into two. One is ionosphere and other is exosphere. So to be continued this chapter, now we are going to discuss about the weather and climate. So please join us and watching this video टिल द एंड. ठीक है, आखिर तक इस वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या हैं. ठीक है, आइए. ये चीज़ मैंने आपको लास्ट में भी क्लियर की थी बेटा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट. अगर हिंदी की बात करें तो मौसम और जलवायु में अंतर होता है. क्लाइमेट इज़ ए पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. क्लाइमेट जो है वो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है. It affects the landforms, soil types and vegetation of all the places on the earth. इस ज़मीन पर जितनी भी, इस पृथ्वी पर जितनी भी जगह हैं, चाहे वो मिट्टियों के प्रकार हों, चाहे वो आपकी वनस्पति जो आप प्लांट्स उगाते हो, क्रॉप्स उगाते हो, या जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं, जो ज़मीन के आपकी संरचना है, अलग अलग तरीके की ज़मीन है, इनको अफेक्ट करती है, इनको प्रभावित करता है. कौन? क्लाइमेट. दी क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं. फूड वी ईट, भोजन हम खाते हैं. एंड द टाइप्स ऑफ हाउसेज, जो घर के तरीके होते हैं, जो अलग अलग तरह के मकान होते हैं. इन विच वी लिव आर ऑल रिलेटेड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट होता है. वेदर नहीं होता, क्लाइमेट होता है. जैसे क्लाइमेट में आपसे बात करूँ, मान लो आज हम बात कर रहे हैं जुलाई 2 जुलाई की, तो आपको पता है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है. जब गर्मी है तो आप आज बिल्कुल इस गर्मी को सहने के लिए कोई एसी में जाएगा, कोई पेड़ के नीचे बैठेगा, कोई कम कपड़े पहनेगा, कोई सारा दिन जिसके पास ट्यूबवेल है उसमें ही लेटा रहेगा. तो ये हम करते हैं. वहीं अगर हम बात करें नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, इतनी सर्दी होती है कि हमें उस समय बस एक कंबल चाहिए होता है या आग के पास बैठ रहे चाहिए होता है. सो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द क्लाइमेट. जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब आपका क्लाइमेट चेंज होता है कि मान लो कि अभी क्लाइमेट है गर्म, समर सीजन है, जब विंटर आएगा तो ये सारी ज़रूरतें बदल जाएंगी. तो वही यहाँ पर बताया गया कि मान लो अगर कोई ग्लेशियर इलाके में रहता है, कोई बर्फीले इलाके में रहता है, तो वहाँ पर हमेशा गर्म कपड़े पहनेगा. एक उसका घर जो होगा इग्लू टाइप, आपने देखा होगा कि जो आपके पोलर रीजन में रहते हैं वहाँ पर इग्लू टाइप के मकान होते हैं, जो एस्किमोज वहाँ पर मिलते हैं आपको. ठीक है, कि वहाँ पर बर्फ़ के अंदर ही एक छोटा सा बस गुफा सी बनती है, उसमें लोग रहते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं ये आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अफेक्ट होती हैं. तो ये रोल है क्लाइमेट का. द टर्म क्लाइमेट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद वेदर. आपको क्लाइमेट और वेदर दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए. दोनों में अंतर है, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए. क्यों? वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर ऑफ एनी प्लेस. किसी भी जगह पर जो एटमोसफियर है वो रोज़ कैसा है, तो रोज़ के एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं वेदर. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई आज का मौसम बहुत गर्म है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज तो 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. वहीं अगर मैं कल बात करूँ, भाई पता लगा भाई कल की बारिश हो गई और बारिश में जो टेम्परेचर था वो आपका 35 डिग्री या 30 डिग्री हो गया, तो आप कहोगे आज मौसम बहुत अच्छा है. तो जो डे टू डे चेंज होता है, इस डे टू डे चेंज होने वाली कंडीशंस को हम कहते हैं कि ये वेदर है. ठीक है, क्लाइमेट क्या है? एज द एवरेज स्टेट ऑफ वेदर, कि लगातार 3 महीने 4 महीने जो वेदर रहा उसका एवरेज हम निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्लाइमेट. सो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर, बट द एवरेज रेट, एवरेज स्टेट ऑफ वेदर इज नोन एज क्लाइमेट. एलिमेंट्स ऑफ बोथ आर सेम. दोनों के एलिमेंट सेम है. कैसे? भाई टेम्परेचर की बात हम करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं. इस तरह कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि हम पता लगाते हैं कि भाई आज ये इस
टाइम पीरियड में क्लाइमेट कैसा रहा और आज वेदर कैसा रहा। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप डिफाइन करोगे, प्रेशर के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल के अकॉर्डिंग। वेदर रेफर्स मेनली टू शॉर्ट पीरियड्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए डिफाइन होता है, कम पीरियड के लिए, कि भाई आज कैसा था, चलो 2 दिन का कैसा रहा, 3 दिन का कैसा रहा, लेकिन हफ्ते का कैसा रहा, 1 महीने का कैसा रहा। जबकि क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज कंडीशन होता है ओवर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय के लिए। कितने लंबे समय के लिए? भाई पिछले 6 महीनों की यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या रही, भाई पिछले 3 महीनों की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या रही। तो ये चीज़ें आपकी आती हैं क्लाइमेट में। अब जो इसके फैक्टर्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट। टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है कि जितना गर्म दिन होगा, जितनी हीट होगी एटमॉस्फेयर में, जो हीट की डिग्री होगी उसको कहते हैं टेम्परेचर। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर द अर्थ। आपको पता है कि पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो हीट बढ़ती है, उसका मेन सोर्स क्या है? सन है। भाई सूरज की वजह से बढ़ती है और सूरज छिप जाता है तो घट जाती है। बट द सन्स रेज डू नॉट प्रोवाइड हीट टू द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वली। लेकिन मान लो अभी सूरज निकला हुआ है तो पूरी पृथ्वी को इक्वल अमाउंट में हीट नहीं पहुंचती। एट ए टाइम पूरी अर्थ पर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट नहीं पहुंचती है। Owing to the Earth's spherical shape and inclined axis, there is unequal distribution of the solar energy. अब आपको पता है कि जो आपकी पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके से एक शेप में है। तो मान लो अगर यहाँ पर सूरज है तो भाई यहाँ 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 अलग अलग अमाउंट में रेस जाएगी, अलग अलग प्लेन में जाएगी, अलग अलग एंगल पर जाएगी। तो जो ये एंगल बनेंगे ये अफेक्ट करते हैं, बताते हैं कि भाई कितने मात्रा में हीट अर्थ तक पहुंच रही है। एट व्हाट अमाउंट द हीट इज गोइंग टू द अर्थ, दैट इज डिफाइंड बाय द एंगल ऑफ द सन रेज। दैट इज डिफाइंड बाय द एंगल ऑफ द सन रेज। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट, अब मानो कि ये आपकी अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, ये यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर सीधी रोशनी पड़ेगी तो ये ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा, मैक्सिमम हीट यहाँ पर मिलेगी इक्वेटर पर, और जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल हैं वहाँ पर मिनिमम हीट मिलेगी। ये आपकी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहाँ पर जो हीट वो थोड़ी इंक्लाइन होकर जाएगी, लेकिन यहाँ स्ट्रेट जाएगी तो यहाँ पर हीट कम रहेगी, यहाँ पर हीट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा रहेगी और नॉर्थ और साउथ पोल में कम हीट रहेगी। क्लियर? दैट इज वाई द पोल्स आर ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो। इसलिए हमेशा अगर आप देखोगे कि जो पोल्स होते हैं वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। शहरों में जो टेम्परेचर होता है वो गाँव से बहुत ज़्यादा होता है। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। और गर्म क्यों होता है? क्योंकि शहरों में जो सड़कें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो कॉन्क्रीट मटेरियल से बनती हैं या मेटल का यूज़ उसमें होता है, जिसकी वजह से दिन के समय यह हीट से तपता है, हीट से गर्म हो जाता है और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और रात के समय क्यों? क्योंकि जो अर्थ ने एब्जॉर्ब की हीट वह अब रिलीज भी तो करेगी, और जब वो रिलीज़ करेगी तो रात के टाइम पे भी आपको ज़्यादा हीट महसूस होती है। देयरफॉर द टेम्परेचर इन सिटीज़, और यही कारण है कि शहरों में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। समझे आप? जो शहरों में बिल्डिंगें होती हैं वो कवर्ड होती है, ओपन स्पेस नहीं होता, तो वो सारी हीट एब्जॉर्ब करता है और अंदर जो लोग रहते हैं उनको गर्मी महसूस होती है। गांव में ओपन हाउसेस बनते हैं, 1-2 पेड़ भी होता है। और आपको मैंने बताया था कि जो पेड़ है, फॉर एग्जांपल अगर नीम के पेड़ की बात करते हैं तो अबाउट अप्रोक्सीमेटली 75% कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करता है। समझ आई? तो ये इसलिए रीज़न होता है गाँव में और शहरों में हीट की वेरिएशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
नेक्स्ट हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ा था एटमॉस्फेयर में कि जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है और इसका अपना वेट होता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर थ्रू इट्स वेट। अब जो एयर है वो एक जगह पर प्रेशर लगाती है अपनी वेट के अकॉर्डिंग। एयर प्रेशर इज डिफाइंड। अब एयर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? टोटल वेट ऑफ अ मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर अबाउ पर यूनिट एरिया एट सी लेवल। सी लेवल पर यूनिट एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर स्क्वायर में जो मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर है वो होता है टोटल वेट, उसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। टोटल वेट ऑफ ए मास ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर अबाउ पर यूनिट एरिया एट सी लेवल इज नोन एज एयर प्रेशर। We do not feel the enormous pressure of the air on the heads and shoulders because the air present inside human body exerts equal amount of outward pressure। अब आपको पता है कि जो एयर प्रेशर लगाती है हमें महसूस नहीं होता, इसलिए हमें पता भी नहीं है कि एयर प्रेशर लगाती भी है। आप तो नॉर्मल सोचो, ठीक है मैं चल रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा एयर का। भाई अगर मान लो एयर प्रेशर लगाती है तो मुझे प्रेशर क्यों नहीं लगा रही? इसका रीज़न बेटा ये है कि मानो ये आपकी बॉडी है, ठीक है। अब आपके अंदर भी तो एयर है, आपके अंदर भी तो एयर है, तो जो एयर अंदर है वो बाहर की ओर प्रेशर लगाती है और जो बाहर की एयर है वो अंदर की ओर प्रेशर लगाती है। तो जब दोनों साइड से इक्वल प्रेशर लगता है तो उस चीज़ में आप महसूस नहीं करते कि क्या भाई मेरे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए आपको महसूस नहीं होता दैट एयर प्रेशर अफेक्ट्स यू बिकॉज बॉडी एक्सर्ट्स इक्वल अमाउंट ऑफ आउटवर्ड प्रेशर, जो बैलेंस कर देता है इनवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर कम होगा और प्रेशर के घटने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, ये रिलेशनशिप है, इसको आप ध्यान रखना बेटा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा, ये चीज़ आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लें मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर ये मत कहना कि ये तो हमें कराया ही नहीं, कराना और बताना बोथ आर सेम। अगर मैं आपको एक चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ दैट मीन्स यू हैव टू रिमेंबर टू योर होल लाइफ। तो ध्यान रखना, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज pressure decreases, if temperature decreases pressure automatically increases। we measure air pressure। अब जब एयर प्रेशर को हम मापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर। the name of the instrument by which you can measure air pressure that is known as barometer, that is known as barometer। As we go away from the surface of the earth, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते रहते हैं, the pressure of air falls rapidly, तो एयर का प्रेशर कम होता रहता है। The air pressure is highest at the sea level and it keeps decreasing with height। जो सी लेवल होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं, हाइट पर जाते रहते हैं, तो एयर प्रेशर कम होने लगता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place। अगर horizontally भी बात करते हैं तो जिस जगह पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर प्रेशर होता है, डिफरेंट प्लेसेस पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रेशर होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, उन जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, द एयर गेट्स हीटेड, तो जो हवा होती है वो गर्म होने लगती है। भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, हवा गर्म होने लगेगी और जब गर्म होगी तो वह ऊपर उठने लगेगी। जब वो गर्म होगी तो ऊपर उठने लगेगी, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। इससे जहाँ से वो हवा ऊपर उठी तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया। कैसे बना,
उस जगह की जो हवा थी वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से वह हवा गर्म होने लगी और गर्म होने की वजह से वह ऊपर उठने लगी और जो वो जगह बनी वो लो प्रेशर एरिया बन गया। इन एरियाज वेयर देयर इज लो टेम्परेचर, वो जगह जहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, द एयर इज कोल्ड, हवा ठंडी होती है, एंड हैवी और भारी होती है, विच क्रिएट्स हाई प्रेशर एरिया, और जो कि हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, उच्च दबाव क्षेत्र। The air always keeps moving. The air always keeps moving from high pressure to low pressure. अब जो आपकी एयर होती है वो हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर मतलब ठंडे इलाके से, टू लो प्रेशर गर्म इलाके की ओर जाती है। ठीक है भाई, गर्म क्या होगी? गर्म मतलब कि वहाँ पर प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो उस साइड को हवा जाएगी, एयर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये, डोंट टेक इट इन अ इजी वे। नेक्स्ट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पार्ट है विंड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम विंड को पढ़ेंगे। अब विंड को आगे फिर इसको डिवाइड भी किया गया डिफरेंट पार्ट्स में, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, व्हेन द एयर मूव्स इन हाई स्पीड, अब हम कहते हैं कि एयर भी हवा है और विंड भी हवा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन द एयर मूव्स इन हाई स्पीड इट इज़ कॉल्ड विंड। जब आपकी नॉर्मल हवा चलती रहती है, भाई नॉर्मल जो आप सपोज कहीं भी खड़े हो, हवा तो है, ये तो अभी आपको बताया, हवा है तो एयर प्रेशर तभी तो है। अच्छा, लेकिन जब बहुत तेज हवा चलती है, उस तेज एयर को आप कहते हो विंड। When the air moves in high speed, जब एयर हाई स्पीड में चलती है तो उसको आप कहते हो विंड। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, और ये क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर का, ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। When the air is at rest, जब एयर शांत होती है, we are scarcely aware of its presence, we feel the air only when it moves in high speed। जब एयर शांत होती है, नॉर्मल जब एयर होती है तो हम सोचते हैं यार ये हवा चल भी रही है कि नहीं चल रही, लेकिन जब ये तेज चलती है तब हमें महसूस होता है कि हाँ भाई हाँ हवा चल रही है। एट टाइम्स, और उस समय विंड कैन बी सो स्ट्रोंग, और विंड बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, दैट इट कुड बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वॉक अगेंस्ट इट। और जब विंड चलती है मतलब बहुत तेज एयर चलती है, तो उस समय तो हमारा खड़ा होना भी उसमें महाभारत होता है, हम उसमें ईजिली स्टैंड भी नहीं कर पाते और उसके अपोजिट भी हम चल नहीं पाते। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवा तूफान आता है और आप सोचते हो चलो हवा के अपोजिट चलता हूँ, तो वह आपको उल्टी तरफ प्रेस करती है, पुश करती है, धकेल देती है। ठीक है, अ विंड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। अब हवाओं के नाम भी हैं, हवाओं के नाम हैं। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं कि आपने सुना होगा भाई, जो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने सुना भी होगा कि भाई आज परवा चल रही है, आज पछवा चल रही है, दक्खन चल रही है। तो ये परवा पछवा दक्खन है क्या? बेसिकली टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, उन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जिस दिशा से चल रही हैं। ध्यान रखना, फ्रॉम विच दिया हुआ है, टूवर्ड्स विच नहीं दिया हुआ। जिस दिशा की ओर चलती है उसको हम कहते हैं, उसका नाम दे देते हैं। अ विंड फ्रॉम द साउथ ब्लोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड ए साउथ विंड। अगर कोई हवा साउथ की साइड से नॉर्थ की साइड को बह रही है, अगर हवा साउथ की साइड से नॉर्थ की साइड को बह रही है, दैट मीन्स द नेम ऑफ दैट विंड इज साउथ विंड। नेम इज साउथ विंड। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में हवा को बांटा जाता है, विंड्स को बांटा जाता है। द फर्स्ट वन इज परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स क्या होते हैं? द विंड्स ब्लोइंग ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड प्रीवेलिंग और परमानेंट विंड्स। ये वो विंड्स हैं, वो हवाएं हैं जो लगभग पूरे साल एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं।
ये वो हवाएं हैं जो लगभग पूरे साल एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं। इनको हम प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, इनको हम परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, इनको हम इनवेरिएबल विंड्स भी कहते हैं और इनको हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि 4 नाम हो गए एक ही विंड के जो लगभग पूरे साल एक ही डायरेक्शन से और एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है। क्या क्या नाम है? पहला प्रिवेलिंग विंड्स, सेकंड परमानेंट विंड्स, थर्ड इनवेरिएबल विंड्स, फोर्थ प्लैनेटरी विंड्स। क्यों? बिकॉज दे कवर लार्ज एरियाज ऑफ द ग्लोब। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपकी पूरी अर्थ का, पूरे ग्लोब का मैक्सिमम पार्ट कवर करती हैं। ये क्या बताया? ये बताया कि हम इसको प्लैनेटरी विंड्स क्यों कहते हैं। हम इसको प्लैनेटरी विंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके ग्लोब का, आपके अर्थ का लगभग मैक्सिमम पार्ट कवर करती हैं, इसलिए इसको हम इनवेरिएबल या प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। दीज विंड्स इंक्लूड ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। अब जो विंड्स होते हैं, कौन कौन सी विंड्स होती हैं? ट्रेड विंड्स इनको आप कहते हो, ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज परमानेंट विंड्स होती हैं, पोलर विंड्स परमानेंट विंड्स होती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आपको आगे बताएंगे, तो ध्यान से आप लोग सुनिए और बहुत ध्यान से ये चीज़ आप याद भी रखें बेटे। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? वे विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शंस विद चेंज इन द सीजन्स आर कॉल्ड सीजनल विंड्स। जैसे कि मॉनसून, अभी मॉनसून आने वाला है, जैसे कि हम आज 2 जुलाई को ये वीडियो बना रहे हैं और आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो अभी न्यूज़ ये है कि 4, 5, 6 तारीख में आपका मॉनसून आने वाला है और ये मॉनसून का बाद सीजन होता है। तो जो सीजनल विंड्स होती हैं, जो मौसम के अकॉर्डिंग, मान लो सीजन आपका बदल रहा है तो आपकी विंड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और जो आपकी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है उसी विंड को हम कहते हैं सीजनल विंड्स, बिकॉज द विंड्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन ड्यू टू द चेंज इन द सीजन। और इसका एग्जाम्पल दिया है मॉनसून विंड्स। लोकल विंड्स, दीज विंड्स ब्लो फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। छोटे से क्षेत्र की अगर बात करें, छोटी जगह को लेते हैं, तो एक दिन या एक साल में पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो हमने लिया, मान लो हमने लिया कि भाई मुझे आज का बताओ, आज का हवा का क्या यहाँ पर फॉर्मेट था, या मैंने कहा अच्छा मुझे 1 साल का बताओ, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो हवा बहती है उनको हम कहते हैं लोकल विंड्स। और इट इज़ ए डेली फिनोमिना, यह रोज़मर्रा का फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रिजेज इन कोस्टल एरियाज। आपको पता है कि जो लैंड है वो सीजनल लैंड ब्रिज या सी ब्रिजेज, जो ये आपकी समुद्र से जो हवा बहती रहती है उनको कोस्टल एरियाज़ में, उनको हम ये कहते हैं लोकल विंड्स। लू, जब बहुत गर्म हवा चलती है, अभी चलेगी, मान लो अभी इस महीने, अगले महीने लू चलेगी नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और हमारे इस हिस्से में नॉर्दर्न पार्ट में लू चलेगी, वो भी आपकी क्या है? लोकल विंड है। चिनूक, यूएसए में चिनूक, स्विट्ज़रलैंड में फोएम, और कुछ और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, तो वो हम कहते हैं लोकल विंड्स। तो 3 टाइप्स के विंड्स आपने पढ़े, इनको आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, सुनिए। परमानेंट विंड्स का एग्जाम्पल, जो लगभग पूरे साल एक ही डायरेक्शन से और एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है, उसको हम परमानेंट विंड कहते हैं। एग्जाम्पल इसके आपको बताए, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज है, पोलर विंड्स हैं। सीजनल विंड्स आपको बताया, जो सीज़न के बदलने से, जब सीज़न बदलता है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है आपकी विंड की, उसको हम कहते हैं सीजनल विंड। इसका एग्जांपल आपको बताया मॉनसून विंड। फिर है आपकी लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो दिया गया है उसमें कौन सी क्या परफॉर्मेंस रहती है हवा की, वो देखकर उसको हम लोकल विंड कहते हैं। मान लो अभी का जो स्टेटस बताऊँ आपको, अभी गर्म हवा चलेगी, आने वाले कुछ दिनों में लू चलेगी। लू मतलब जो बिल्कुल गर्म थपेड़ सा आपको पड़ता है हवा का, उसको कहते हैं लू। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पड़ेगी, भाई 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो वो आपकी होती है लोकल विंड। कुछ स्पेशल पॉइंट यहाँ बताएगा, उसको समझो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर,
ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल ब्लोइंग ऑफ एयर या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, विंड कहा। लेकिन अगर वर्टिकल मूवमेंट हो भाई, अगर वर्टिकल मूवमेंट हो क्या कहेंगे, तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड करंट। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज विंड एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड करंट। वार्म एयर गोज अप एंड कोल्ड एयर डिसेंड्स डाउन। आपको पता है जब हवा गर्म हो जाती है तो वह ऊपर उठने लगती है, और जब हवा ठंडी हो जाती है तो वो नीचे आने लगती है। करंट्स आर नॉट फेल्ट बाय, और ये करंट्स जो होते हैं इसको महसूस नहीं कर सकते। विंड को आप महसूस करते हो, विंड को आप महसूस करते हो, लेकिन करंट्स को आप महसूस नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, मतलब नमी। ह्यूमिडिटी मीन्स होती है द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इन गैसेस फॉर्म और एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर जगह पर उस हवा में, उस एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है गैस की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अभी आप देखो कुछ दिनों में आपको क्या लगेगा, चिपचिपा सा महसूस होगा। आप कहीं बैठे हैं तो आपको लगेगा कि यार पूरा शरीर चिपचिपा सा हो रहा है, सब चीज़ ऐसे ही स्मेल करेगी, तो वो आपकी ह्यूमिडिटी की वजह से होगा। द वाटर वेपर इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। अब ये ह्यूमिडिटी आती क्यों है, क्योंकि जो वाटर वेपर होती हैं वो एटमॉस्फेयर में घुल जाती हैं। कैसे? एवेपोरेशन की हेल्प से। एक प्रोसेस होती है एवेपोरेशन, उससे क्या होता है कि जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता रहता है और आपके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। और पानी कहाँ से आता है भाई, आपकी अर्थ पे पानी है, वाटर बॉडीज़, नदी, झरने, समुद्र, वहाँ पानी है, तो उसको वह उठाते रहती है भाप से। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, जब हवा में पूरा पानी आ जाता है, वी कॉल्ड इट अ ह्यूमिड डे, तो हम इसको कहते हैं ह्यूमिड डे। हम इसको कहते हैं ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे हवा गर्म होती रहती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर इंक्रीजेज, तो इसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है। सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। अब जैसे जैसे इसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे मॉइस्चर बढ़ता रहता है और ऐसे ऐसे इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती रहती है, नमी बढ़ती रहती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई, और जब ह्यूमिड डे होता है, नमी होती है मौसम में, तो कपड़े भी सूखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज ऑफ द वाइटल क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस बिकॉज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन सच एज ड्यू, फॉग, रेनफॉल, फ्रोस्ट, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म etc डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। और जो आपकी धुंध होती है, जो आपकी बारिश होती है, ये आपके ये फ्रोस्ट होता है, आपका कोहरा जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन की। ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं प्रेसिपिटेशन की, जो कि ह्यूमिडिटी पर डिपेंड होता है, जो कि ह्यूमिडिटी पर डिपेंड होता है। ह्यूमिडिटी इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की ह्यूमिडिटी होती है। एक आपकी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक आपकी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक आपकी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक आपकी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। ध्यान देना बेटा कि जो एक, मान लो मैंने कहा कि 1 क्यूबिक टन एयर है, उसमें टोटल अमाउंट कितना है वाटर वेपर का, उसमें टोटल अमाउंट कितना है वाटर वेपर का, उस अमाउंट को जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने ग्राम ऑफ वाटर है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर। Relative humidity, it refers to the ratio between the amount of water in a certain volume of air. That means relative humidity जब relate किया जा रहा है, जब relation पूछा जा रहा है, तो उस रेशो की बात होगी। अब रेशो किस में होगा? अमाउंट ऑफ वाटर
इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर, कि इतने एयर में इतना वाटर होना चाहिए, ये रेशो पता लगना है। एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट माइट एग्जिस्ट विदाउट कंडेंसेशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, मतलब कि एक सर्टेन वॉल्यूम में एक अमाउंट होगा जो वाटर का, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट माइट एग्जिस्ट विदाउट कंडेंसेशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। एक निश्चित टेम्परेचर पे, जो सर्टेन टेम्परेचर पर है, वहाँ पर बिना कंडेंसेशन हुए मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा वाटर वेपर का, वो उसका रेशो प्लस अमाउंट ऑफ वाटर इन ए सर्टेन वॉल्यूम, और सर्टेन वॉल्यूम में फिक्स अमाउंट कितना होगा। ये दो चीज़ जब रिलेशन दिखाई जाती हैं, रेशो में बताई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। भाई आपको हमने पहले बताया था, अभी अगर आपने ध्यान सुना हो, कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एयर की कैपेसिटी होगी मॉइस्चर को रखने की। ये देखो यहाँ पर, एज द एयर गेट्स वार्म, जैसे हवा गर्म होती रहती है तो जो उसकी कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, वो भी बढ़ती रहती है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेज। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मॉइस्चर भी इंक्रीज होगा। द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन अ गिवन मास ऑफ एयर कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। The air is said to be saturated when a given mass of air, जब आपको एयर का जो मास गिवन है, कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट, वह ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर कंटेन करता है, रखता है। द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन इज रीच्ड इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट। अब वो टेम्परेचर जहाँ पर सैचुरेशन हो जाता है, अलग अलग होने लगते हैं, सैचुरेट अलग अलग होना, तो जिस जगह पे अलग अलग होते हैं कौन कौन, वाटर वेपर एयर से, उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। और अभी हमने इसमें प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको ज़रा ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जैसे जैसे आपकी वाटर वेपर्स बढ़ने लगती हैं, इट स्टार्ट्स कूलिंग। भाई जब हवा है, ठीक है, हवा गर्म हो रही है, माना हमने आपकी बात, गर्म होते हुए उसने क्या किया कि मॉइस्चर लेने लगी, टेम्परेचर बढ़ा, हवा गर्म होने लगी, मॉइस्चर लेने लगी। जब मॉइस्चर ले रही है वाटर वेपर, उसमें मिल रही है, तो एक समय तो ऐसा भी आएगा ना जब वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएगी, और जब वाटर वेपर ज़्यादा होगी तो अब वह हवा ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब कंडेंसेशन ऑफ वाटर की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें बननी शुरू हो जाएंगी। अब जब पानी की बूंदें बनेगी तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट क्लाउड्स आर फॉर्म। तो आप ये ध्यान रखें, जब हवा में वाटर वेपर मिलता है और वो मिलते मिलते बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस की हेल्प से अब क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं। व्हेन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनती रहती हैं वाटर वेपर से, वो बड़ी होती रहती हैं, और वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अब उनको रुक पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अब हवा में उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, और फिर वे प्रेसिपिटेशन की तरह नीचे आती हैं, दैट इज़ रेनफॉल और स्नोफॉल। कैसे, या तो बारिश की बूंदें बन के या बर्फ़ के गोले बन के। When precipitation is in the liquid form, जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में आता है उसको हम रेनफॉल कहते हैं। When temperature of a particular area is really low, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है,
अकर्स इन सॉलिड फॉर्म, तो वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, और वो जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं ओले, बर्फ़ के गोले या ओले। समझ आया कि ओले कैसे बनते हैं? हेल स्टॉर्म आते हैं, स्नोफॉल होते हैं, तो कैसे होते हैं? प्रेसिपिटेशन से होते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहीं पर आपके ओले पड़ते हैं। ध्यान रखना बेटे, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं और आपने पहले पढ़ी होंगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब आप इनको कभी नहीं भूलोगे। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कितने तरह के रेनफॉल होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर देयर। वन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, द साइक्लोनिक रेनफॉल एंड द कन्वेक्शनल रेनफॉल। कौन कौन से बेटा? तीनों नाम आपके याद होने चाहिए। दी ओरोग्राफिक रेनफॉल, दी ओरोग्राफिक रेनफॉल, दी बताइए अगला साइक्लोनिक रेनफॉल, और थर्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल, और थर्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे बच्चे? अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। बताओ, एनी प्रॉब्लम? चलिए, वेरी गुड, जोर से बोला करो, आइदर से और नो। अगर नहीं आता है तो आप बताइए, मैं आपको बताऊंगा, है कि नहीं? लेकिन पूछोगे तभी तो पता लगेगा मेरे बच्चे। और बताओ नेक्स्ट, दी ओरोग्राफिक रेनफॉल, दी ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको आप पढ़िए। दिस इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ रेनफॉल, सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल ही फैला हुआ है। जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल फैला हुआ है। इट अकर्स व्हेन द माउंटेन्स स्टैंड इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन winds and the force them to rise. As the air rises, it expands and cools. As a result, rainfall occurs. As the air crosses over to the other side, it loses most of the moisture. Therefore, the other side receives less rainfall. The other side of mountain is also known as the rain shadow area. Rain shadow area. तो ओरोग्राफिक को कैसे डिफाइन किया इन्होंने कि सबसे ज़्यादा होने वाला यही रेनफॉल है। कैसे कि मानो और देखते हुए मानो कि ये आपका ओरोग्राफिक का एक इमेज दी हुई है। यहाँ पर देखा कि हवा बह रही है, हवा बह रही है, ये सामने इसके माउंटेन आ गया। अब माउंटेन आ गया तो हवा क्या करेगी भाई? ऊपर की ओर चढ़ो। जब यह ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, और आपको पता है कि जब ऊपर चढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होने लगेगा, ठीक है? तो जो मॉइस्चर है इसका वो बढ़ने लगेगा। जब बढ़ेगा मीन्स उसका वेट बढ़ने लगेगा। जो वाटर वेपर हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगेगी, बादल बनने लगेगा, और वो इतना हैवी हो जाएगा कि उसको ऊपर और नहीं उठा पाएगी, और ये जो बादल है यहीं पर बरसना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे यह हल्का हो गया, यह इस पहाड़ के इस ओर गया, यहाँ पर जाकर जो बेचारा थोड़ा बहुत पानी और बचा हुआ था वह यहाँ पर बरस गया। लेकिन जो यहाँ पर बरसा वह सारा बस गया, और यहाँ पर थोड़ा बहुत बचा हुआ था वह यहाँ पर बरस गया। तो जो यहाँ पर बरसता है इस एरिया को हम कहते हैं रेन शैडो एरिया। इस एरिया को हम कहते हैं रेन शैडो एरिया, ठीक है? नेक्स्ट है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट क्या है आपका? साइक्लोनिक रेनफॉल। इसको ध्यान समझो बेटा। इट इज़ एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स एंड डिप्रेशंस। ये कैसे बनता है? ये साइक्लोन्स और डिप्रेशन को आपस में मिलकर जुड़कर और ये बनाता है। वार्म एंड कोल्ड एयर, गर्म और ठंडी हवा, हैव डिफरेंट डेंसिटीज़, अलग अलग डेंसिटीज़ घनत्व होता है उनका। भाई जो गर्म हवा है उसकी डेंसिटी कम होगी, जो ठंडी हवा है ज़्यादा होगी, तो ये आपस में नहीं मिलती। दी वार्म एयर बीइंग लेस डेंस, आपको बताया कि जो गर्म हवा है वो कम डेंस होती है, इसलिए वो ऊपर उठती रहती है, इसलिए वो ऊपर उठती रहती है और ठंडी हो जाती है, फैल जाती है ठंडी होकर, और फिर बारिश बन के बहने लगती है। इसको इन्होंने साइक्लोनिक रेनफॉल कहा। क्या कहा? साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट और लास्ट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल।
इसमें व्हेन द एयर नियर द सरफेस, ये देखो ये सरफेस है और जो इसके पास की जो एयर है वो गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जब ये गर्म होगी तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बस कि हवा गर्म होने पे ऊपर की ओर बहना शुरू कर देती है, तो ये ऊपर उठने लगती है। कैसे? करंट की फॉर्म में। हमने क्या कहा था? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज करंट। तो करंट की फॉर्म में ऊपर उठने लगती है। एज इट रीचेज द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर, जब ये एटमोसफियर की अपर लेयर्स तक पहुंचती हैं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते इट कूल्स, यह ठंडी हो जाती है, एंड कॉजेज रेनफॉल, जिसकी वजह से आपकी बरसात होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज अ कॉमन फिनोमिना ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो इक्वेटोरियल रीजन पर आम देखने को मिलता है। आपको पता है कि इक्वेटर जो है वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, गर्म रहता है इलाका। जब वो एरिया गर्म होता है तो वहाँ पर आपको कन्वेक्शनल जो करंट है इसका फ्लो ज़्यादा मिलता है और ये इसकी फॉर्म ज़्यादा मिलती है, और इसलिए यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप, नो इशू। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम रेन वाटर। अब ग्राउंड वाटर जो आपका पीने का पानी है, ग्राउंड वाटर ज़मीनी स्तर पर जो पानी मिलता है वो सबसे ज़्यादा रेन वाटर से ही हमें प्राप्त होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स मदद करते हैं क्या करने से? पानी को प्रिजर्व करने से, प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन फ्रॉम द बेयर माउंटेन्स, दिस कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। अब जो मान लो माउंटेन्स है, हिल्स हैं, क्या है? हिल्स हैं, हिल्स पर पेड़ लगे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं। जब वो पेड़ कटेंगे, अब ये लाइन आपस में जुड़ी हुई है बेटा। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स मदद करते हैं पानी को प्रिजर्व करने में, क्योंकि पेड़ होंगे तो पानी आएगा, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर फ्लो करेंगे। ठीक है, जब वो फ्लो करेंगे, मान लो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो पानी प्रिजर्व नहीं करेंगे। जब पानी प्रिजर्व नहीं होगा वह पानी आगे बहता रहेगा, जब बहते बहते वह नीचे की ओर जाएगा तो जो उस हिल के पास में जो मकान, गांव, शहर होंगे वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अभी आपको बताया कि भाई जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से मिलता है, तो अगर बारिश नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा, तो जीवन भी नहीं होगा। रेन वाटर इज़ कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो बरसात का पानी है यह सबसे प्योर पानी माना गया है, सबसे शुद्ध माना गया है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है। इफ़ रेनफॉल इज लेस, अगर बरसात कम होती है, वाटर स्कर्सिटी एंड ड्राउट कैन अकर, तो सूखा भी पड़ सकता है, पानी की कमी भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बात करें, इफ़ इट इज़ नन, इफ़ इट इज़ मोर, अगर यह ज़्यादा होगी, अगर बारिश ज़्यादा होगी, एन एरिया कैन गेट फ्लडेड, तो उस एरिया में बाढ़ भी आ सकती है, उसमें बाढ़ भी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एटमोसफियर, अबाउट द वेदर, climate and the elements of climate. So you need to listen, watch this video very sincerely, once, twice, thrice, how many times you can watch this. ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन नोट डाउन माई नंबर। माई नंबर इज़ 9540170808। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपके आंसर या क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। टिल देन, बाय बाय, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।